Hello everyone, once again class 7th maths chapter 5 algebraic expressions exercise 5.1. In this exercise we'll use all the concepts which we have learned in the introduction part. So in the question 1, form the algebraic expression using variables, constants and arithmetic operations. यहाँ हमें algebraic expression बनानी है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की हेल्प से. सो इन द फर्स्ट पार्ट 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर x, कोई एक नंबर x है उसका हमें थ्राइस करना है और उससे 6 ज़्यादा बताना है. तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? x का थ्राइस करना है, सो 3x थ्राइस 3 इंटू एक्स प्लस 6, उससे 6 ज़्यादा. वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें उसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कन्वर्ट करना है. In the third part, each and every part is very simple, so some parts I am leaving for you students, and here I am taking third part, the numbers x and y both squared and added. x और y दोनों ही नंबर का स्क्वायर करना है like this. ये हमने स्क्वायर कर दिया और दोनों को साथ में क्या करना है? ऐड, सो प्लस साइन. Now in the fifth part, 3 times of x is subtracted from the product of x with itself. लैंग्वेज का पार्ट ज़्यादा है तो धीरे धीरे लैंग्वेज को पढ़ते हुए हम अपनी इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे. कैसे फॉर्म करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ x विथ इटसेल्फ. तो सबसे पहला काम हमें प्रोडक्ट ऑफ x, तो हमने कर लिया x का स्क्वायर कर लिया. फिर हमें करना क्या है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, सब्ट्रैक्टेड के बाद जो लिखा होता है वो हम पहले लिखते हैं, तो हमने पहले लिख लिया और अब सब्ट्रैक्ट का साइन भी हमने प्लेस कर दिया. नाउ 3 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x, 3 इंटू x लिखें या 3x लिखें, एक ही बात है. यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लिखा है बट अंडरस्टूड है कि 3 इंटू एक्स है, क्योंकि हमने ये अपने प्रोडक्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि अगर किसी टर्म में 3 और x है दैट मीन्स वो 3 इंटू एक्स है. सो लाइक दिस वी कैन एक्सप्रेस वर्ड्स in an algebraic expression. After this, in the question 2, a taxi charges rupees 9 per kilometer and fixed charge of rupees 50 if the taxi is hired for x kilometer. Write an algebraic expression for this situation. एक situation create की है और हमें उसकी algebraic expression लिखना है. So taxi charges हैं हमारे पास में पर किलोमीटर 9 रुपीज़ है और कुछ फिक्स चार्ज है और वो है 50 रुपीज़. मीन्स टैक्सी में अगर हम हायर करते हैं कहीं जाने के लिए तो उसमें बैठने के लिए हमें कोई एक फ़िक्स चार्जेस लगते हैं 50 रुपीज़ और फिर उसके बाद हमें पर किलोमीटर 9 रुपीज़ चार्जेस देने होते हैं. तो फिक्स जो चार्जेस हैं उसे तो हम एज इट इज़ ले लेते हैं, तो कुछ वर्ड्स में भी मेंशन कर सकते हैं हम इसे. फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹50 और फिर जो चेंज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 9 रुपीज़ पर किलोमीटर. ये चेंज हो रहे हैं टैक्सी चार्जेस, तो इसे हम x के साथ में ले लेते हैं या ऐसे लिख देते हैं टैक्सी चार्जेस इक्वल्स टू ₹9 पर किलोमीटर. राइट, ये भी हमें साथ में पे करना है. तो फिर अब उन्होंने हमें यहाँ बोला है टैक्सी इज़ हायर्ड फॉर x किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितने डिस्टेंस के लिए हायर किया है. तो हम ऐसा लिख देते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसने टैक्सी को हायर किया है और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? x किलोमीटर. अब इसके लिए हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ही उसने हायर किया तो उसे 50 रुपीज़ तो चार्ज करना ही होगा और फिर साथ में
हर एक किलोमीटर के लिए 9 रुपीज़। तो x किलोमीटर करना है तो x इंटू 9 करना होगा उसे, राइट। इसे थोड़ा सा और हम अरेंज करके लिख देते हैं प्रॉपर वे में कि ये x इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। इसे हम पहले लिख देते हैं एंड प्लस 50। तो इतना अमाउंट उसे देना होगा एंड दिस इज द आंसर, राइट। पहले हमें एक एक वर्ड को समझ के उसे मैथमेटिकल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन आफ्टर उसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके आंसर बताना है। इन द क्वेश्चन 3 राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर। हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है जिनकी टर्म्स हमें दी हुई हैं। तो सिंपल काम है, हमने एक सेकेंड पार्ट चूज़ किया है जहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, -5x है और 6 है। तो इसकी इक्वेशन अगर हमें या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है सो वो हो जाएगी, कॉमा हटा देंगे हम, -5x + 6। यहाँ पे कोई साइन नहीं है 6 से पहले, दैट मीन्स वहाँ प्लस साइन है। तो ये हमने एक एल्जेब्रिक एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर दी। Other parts you can solve in your maths notebook by yourself. And next in the question 4 write all the terms of each of the following algebraic expression. सारी टर्म्स लिखना है हमें। अब ये क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन 3 का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। वहाँ हमें टर्म्स दी हुई थी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना था। यहाँ हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और टर्म्स बताना है। सो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल टास्क। 1 2 3 टर्म्स हमें दिख रही हैं अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। हम कॉमा के साथ इनको लिख देते हैं, 2, -5a। देखिए जो टर्म है उसके पहले जो साइन है वो उसका इंडिविजुअल साइन है, तो वो आपको उसके साथ में प्लेस करना है। यहाँ प्लस साइन है सो +3/2 एंड b। these are the terms, right। in the fifth question identify the terms and their factors of the algebraic expression given below। यहाँ हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। सो एक पार्ट हमने ले लिया है क्योंकि ये भी हमें पता है कि हर एक टर्म में फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता है। सो सेकंड पार्ट अगर हमने ले लिया तो वहाँ पे हम सबसे पहले टर्म्स अगर बताएं तो ये हो गई टर्म्स उनकी x y एक टर्म है, कॉमा हमने लगा दिया, 2x² और y² हमारी हो गई अनदर टर्म। अब इस ईच टर्म में हम फैक्टर्स बता सकते हैं, ऐसे x और इंटू वाई हो गया और यहाँ हमने कर दिया 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। जितने टाइम्स वो आ रहा है, जैसे x की पावर 2 है तो x हमने 2 टाइम्स ले लिया, y की पावर 2 है तो y भी हमने 2 टाइम्स ले लिया, लाइक दिस। After this, in the question 6, show that the terms and their factors by tree diagrams of the following algebraic expression। ये भी सिंपल है, हमें टर्म्स को कैसे बताना है, टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स को ट्री डायग्राम के थ्रू बताना है। सो यहाँ हमने थर्ड पार्ट चूज कर लिया और वो भी सिंपल है। टर्म्स इंडिविजुअल कर लेते हैं या फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा लिख लेते हैं 5xy² प्लस 7x²y। ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे टर्म्स कौन सी हैं, तो टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं। कौन सी हो गई, 5xy² हो गई और सेकंड हो गई हमारी 7x²y हो गई। ये हमारी दो टर्म्स हो गई। अब इन दो टर्म्स में हमें बताना है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमें ट्री के थ्रू बताना है। ट्री मीन्स हमने यहाँ पे इनको ऐसे कर देते हैं, कुछ इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लीजिए, ये बता दिया और बहुत सिंपल है। 5x और y 2 हैं तो y को हमने एक और बढ़ा दिया और यहाँ पे हमने y कर दिया, लाइक दिस। अगेन ये भी सारा हम बहुत इजीली बता सकते हैं। 7 आ गया यहाँ पे और 2 बार हमें x लेना है, x और एक बार हमें y लेना है। तो ये हमारा ट्री डायग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ इन द क्वेश्चन 7 राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमने देखा था, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ईच टर्म में अगर हम बात करें, जैसे हम एक पार्ट ले लेते हैं सेकेंड,
तो यहाँ पे है हमारे पास 2 माइनस 2x³ और y²। ये हमारे पास एक टर्म है, इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जो है वेरिएबल को छोड़ के जो बचा है हमारा नंबर, और उसके साथ में हमें साइन भी देना है, तो वो हो गया हमारा -2। ये हो गया न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। एक और पार्ट से समझ लेते हैं, फोर्थ वाला। तो यहाँ पे देखिए नंबर कितना दिख रहा है हमें, 2/3 दिख रहा है, तो हमारा हो गया 2/3, राइट। नंबर से मतलब है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। इन क्वेश्चन 8 राइट डाउन द कॉफिशिएंट ऑफ x। अब हमें स्पेसिफाई कर दिया कि x का ही कॉफिशिएंट चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं, x को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो उसका कॉफिशिएंट हो गया -4b बचा है, वो हो गया हमारा x का कॉफिशिएंट। एक और पार्ट थर्ड वाला भी ले लेते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी सिर्फ x ही है, तो अब रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, माइनस और 1। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे माइनस और 1 तो है ही सही, x के साथ में अगर हमने 1 मल्टीप्लाई किया तो x ही रहेगा, तो वो -1 बचा, राइट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इन दिस राइट डाउन द कॉफिशिएंट ऑफ। अब हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया और हमें कॉफिशिएंट बताना है जो जो हमसे पूछा गया है। सो इन द सेकेंड पार्ट, फर्स्ट इज सिंपल, सो यू डू इट बाय योरसेल्फ, एंड इन द क्वेश्चन 9 सेकेंड पार्ट -xy²। तो जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वहाँ से हमें -xy² को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो बचा है हमारे पास 7z³, 7 और z³, क्योंकि माइनस माइनस भी चला गया और xy² भी चला गया, तो बच्चा जो हमारे पास वो हमने मेंशन कर दिया। एंड इन द थर्ड पार्ट xyz का कॉफिशिएंट चाहिए हमें, तो वो हमें छोड़ देना है, और बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो रिमेनिंग हमारे पास बचा है -7 एंड y एंड z। अगर 2 z हैं तो एक z वहाँ चला गया और एक z हमारे लिए यहाँ पर रिमेनिंग बचा, z² आएगा क्योंकि यहाँ z³ है और यहाँ एक z जा रहा है, तो बचा हमारे पास कितना, 2z। एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड राइट देयर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए हैं, उनमें से हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, और टर्म्स भी कौन सी, अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट वाली भी एक टर्म होती है, लेकिन हमें वो कांस्टेंट वाली टर्म को काउंट नहीं करना है, उसके अलावा जो टर्म्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना, और उसमें से भी हमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट को बताना है। सो सेकंड पार्ट हमने चूज़ किया है क्योंकि ये भी सिंपल है, आप कर सकते हैं। अगर एक हम सॉल्व करते हैं तो अदर पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर हमें ये 1 वाला जो पार्ट है वो तो हमें छोड़ना है, क्योंकि कांस्टेंट वाला वो वाली जो टर्म है वो हमें छोड़ना है। अब बची हमारे पास +2x एंड -3x²। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हो गया, फर्स्ट तो हमारे पास 2 हो गया, +2 मैं साइन के साथ लिख देती हूँ एंड कॉमा लगा देती हूँ। अब बचा हमारे पास में माइनस और 3 बचा, राइट। तो इस तरह से हम सारे ही पार्ट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं हम कि कौन कौन से न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई the terms which contain x and write the coefficient of x in each of the following expression। यहाँ हमें सबसे पहले तो वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनमें कि x है, और फिर उसके बाद में x का कॉफिशिएंट भी हमें बताना है। सो अगेन एक पार्ट हमने लिया है सेकेंड, अब दोनों ही टर्म्स में x मुझे दिख रहा है। सो फर्स्ट वाली टर्म में x का जो कॉफिशिएंट है वो 7 है, और सेकेंड वाली टर्म में कॉमा लगा दिया मैंने, x का जो कॉफिशिएंट है वो है -y², क्योंकि x का कॉफिशिएंट का मतलब x को मुझे छोड़ना है और उसके अलावा बाकी जो बचा है वो मुझे मेंशन करना है, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y² एंड राइट द कॉफिशिएंट ऑफ y² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन
सेम ये क्वेश्चन 11 की ही तरह है। यहाँ हमें वो टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है जिनमें कि वाई स्क्वायर है और फिर उस वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी हमें बताना है। सो अगेन हमने यहाँ सेकेंड पार्ट चूज कर लिया है। अदर पार्ट्स भी आप इसके जैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाली टर्म में वाई स्क्वायर मुझे दिख रहा है और उसका जो कॉफिशिएंट है वो है 5। अब सेकेंड टर्म में अगर हम आ जाएं तो इस टर्म में वाई स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इस टर्म को छोड़ना होगा। नाउ कम टू द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में डेफिनेटली वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है मेरे पास, -3x। सो लाइक दिस मुझे ये अपने टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे वर्क करना है। क्वेश्चन में मुझे जो कहा गया है एब्सोल्युटली मुझे उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हम 2 टाइम्स रीड करेंगे एंड देन आफ्टर हम आंसर करेंगे। आंसर देने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। नाउ इन द क्वेश्चन 13, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये भी हमें पता है मोनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 1 टर्म होता है उन्हें मोनोमियल्स कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें 2 टर्म्स होते हैं उन्हें बाइनोमियल्स, एंड जिनमें 3 टर्म्स होते हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और कंबाइंड रूप से ये सारे ही मल्टीनोमियल्स होते हैं, मीन्स जिसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती है। ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल्स। सो कुछ पार्ट्स हम ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट, यहाँ हमें 1 टर्म दिख रही है तो ये हो गया हमारा मोनो, एंड इन द फोर्थ पार्ट 1, 2 एंड 3 टर्म्स दिख रही हैं। 3 टर्म्स ट्राइनोमियल हो गया। Now in the fifth part 1 and 2 terms, so binomial. In the 8th part, especially I have taken this 8th part because 1, 2, 3, 4. अब इसे 4 देखते से हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, इसे मल्टीनोमियल। बट एक बार हमें इसे चेक करना है कि यहाँ पे देखिए 1 और 2 टर्म्स तो जिन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये -7 एंड +4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे एज इट इज़। पहले मैं ये क्वेश्चन लिख रही हूँ, -7 + 3x एंड +4, इसे थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख देती हूँ। 5x² + 3x को मैंने आगे लिख दिया। अब -7 और +4 इन्हें कैलकुलेट अगर किया तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा मेरे पास में, -3, क्योंकि एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। 7 में से 4 गया तो रिमेनिंग बचा 3, बड़े वाले नंबर का साइन लगेगा -3। अब मेरे पास कितनी टर्म्स बची, 1, 2, 3। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास, आंसर ट्राइनोमियल हो गया। आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। तो आपको आंसर लिखते समय बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। Now after this come to question 14, state whether the given pair of terms of is like or unlike terms. Like और unlike terms हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि जो टर्म्स हैं वो लाइक हैं या अनलाइक हैं। सो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लिया तो फर्स्ट पार्ट में हम x और x वेरिएबल को देख रहे हैं सिर्फ, तो ये दोनों ही कैसी हो गई, लाइक हो गई। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बोथ आर लाइक टर्म्स। अब हमने चूज़ किया है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक्स वाई है और एक्स वाई जेड है वेरिएबल, तो ये लाइक तो बिल्कुल नहीं है, अनलाइक हो गए। नेक्स्ट हमने फोर्थ पार्ट लिया है, यहाँ m² p है और m p² है। देखिए काफ़ी मिलता जुलता है, बट देन टू ये क्या है, अनलाइक है। सो हमने मेंशन कर दिया क्योंकि पावर बिल्कुल सेम होनी चाहिए। m की पावर 2 है बट यहाँ m की पावर 1 है, p की पावर 1 है और यहाँ p की पावर 2 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट एक्स जेड और x² और z², अगेन ये दोनों कैसी हो गई, अनलाइक टर्म्स हैं। सो हमने मेंशन कर दिया कि ये अनलाइक टर्म्स है, राइट। आफ्टर दिस
हम आ गए इन द क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ लाइक टर्म्स बताना है, तो हमने लिया है फर्स्ट पार्ट लाइक टर्म्स। यहाँ 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई हैं। 4 टर्म्स में वेरिएबल्स को हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, यस एक्स स्क्वायर वाई ये है, एक्स स्क्वायर वाई फर्स्ट एंड थर्ड मुझे लाइक टर्म्स दिख रही हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी नहीं है। सो लाइक टर्म्स की बात अगर हम करें तो 3x वाई स्क्वायर एंड -2x स्क्वायर। फर्स्ट हमने ये जल्दबाजी में हमने गलत लिख लिया, कोई बात नहीं, हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। हमने लिखा -2x स्क्वायर वाई, और जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर वाई, ये हमने लिख दिया। नाउ दीज टू आर लाइक टर्म्स। आपको भी जल्दबाजी में ऐसी ही कोई मिस्टेक नहीं करना है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट अगेन हम चूज कर लेते हैं ए स्क्वायर बी, ए बी सी ये नहीं है, ए स्क्वायर बी यस, ये दोनों जो है हमारी, और ये भी लाइक टर्म्स हैं। 2abc ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, देखिए राइट। तो हम दो दो के पेयर में लिख देते हैं 3a स्क्वायर बी एंड कॉमा -6a स्क्वायर बी, और थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ में सेमी कॉमा लगा के 3a स्क्वायर बी। और अगेन हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है जल्दबाजी में लिखने में, तो कोई बात नहीं, हम उसे चेंज कर देते हैं। हमें क्या लिखना है 2abc और 4abc, राइट। Now in the next question 16, write down the degree of the following polynomials। अब हमें यहाँ डिग्री लिखना है पॉलिनोमियल्स की। डिग्री हमें पता है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई होती है उसे ही हम डिग्री कहते हैं, और हर एक टर्म में हम काउंट करेंगे वेरिएबल की पावर, और जो सबसे ज़्यादा वाली होगी उसे हम मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे हमारे पास कितनी है 8 है। तो ओवरऑल कौन ज़्यादा बिगर हुआ, हाईएस्ट हुआ 8। तो फिर हमारे फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 8। नाउ इन द थर्ड पार्ट -2, अब इसके साथ में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इंटू 1 तो है ही सही, और इंटू 1 है तो इंटू x रेज टू द पावर 0 हम कर सकते हैं इसको। तो डिग्री कितनी हो गई हमारी इसकी 0 हो गई। अब जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उनको भी अगर हम देखें तो x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री हो गई 1, यहाँ x की पावर 2 है तो डिग्री हो गई 2, राइट। Now in the next question 17, write down the degree of the following polynomials। Again हमें यहाँ पे भी जो polynomials दिए हुए हैं उनकी डिग्री बताना है। तो अब तो बहुत सिंपल काम हो गया हमारे लिए, बहुत जल्दी से हम ये चेक कर सकते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट x की पावर 2, एंड नाउ इन द सेकेंड पार्ट दो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं। अब जब इस सिचुएशन में दो वेरिएबल हैं तो दोनों ही वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी वो ऐड होगी। सो x की जो डिग्री है वो 1 है और y की डिग्री 2 है। 2 एंड 1 कितने हो गए यहाँ 3 हो गए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 0 है, लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 है। तो फिर हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसमें से 3 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास में क्या हो गई 3 हो गई। नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर, इस फर्स्ट वाली टर्म में हमारे पास डिग्री कितनी हो गई x की 1 है और y की 2, 2 एंड 1 कितनी हो गई 3। नेक्स्ट इस वाली टर्म में y क्यूब, यहाँ पे 3 है, इस टर्म में 4 है और इस टर्म में 0 है। अब ओवरऑल हर टर्म की डिग्री को हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री कौन सी है इसमें से 4 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई हमारे पास 4 हो गई। अगेन ईच टर्म में हम काउंट कर लेते हैं 0, 3, यहाँ पे 1 एंड 3, 4 एंड हियर 5। तो हाईएस्ट डिग्री है 5। तो ओवरऑल हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5, right? In this way we have to calculate degree very properly, and this is end of this exercise as a homework in your maths notebook. Exercise 5.1, each and every part solved by yourself. Thank you.